1 फरवरी 2025 को फाइनेंशियल बजट 2025 पार्लियामेंट में पेश किया और इसमें प्रस्ताव के अनुसार अब ये कहा जा रहा है कि यदि आपकी सैलरी इनकम है तो 12,75,000 पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और दूसरी बात है यदि आपकी सैलरी इनकम नहीं है, बाकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम है तो उससे 12 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये बातें जनाब बिल्कुल सही हैं, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो बिटवीन द लाइन्स हैं, जो एक कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं। यदि 12 लाख रुपए और या 12,75,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा तो फिर ये जो 7 स्लैब्स जो हैं न्यू टैक्स रेजिम में कि 0 से 4 लाख तक 0%, 4 से 8 5%, और इस हिसाब से मोर देन 24 लाख 30% टैक्स लगेगा। फिर इसका क्या मतलब? टैक्स यदि देना होता तो 12 लाख से ऊपर का टैक्स का स्लैब दिए होते, लेकिन यहाँ तो टैक्स का स्लैब 4 से 8 लाख तक का भी है, 8 से 12 लाख तक का भी है। तो जनाब इस संबंध में 2-3 कन्फ्यूजन्स हैं जो मैं आपको क्लियरिफाई करना चाहता हूँ। सबसे पहला कन्फ्यूजन्स ये है कि 12 लाख या 12,75,000 का जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट है, जहां ये कहा जा रहा है कि कि इस लिमिट तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि 12 लाख या 12,75,000 नंबर 1 ये केवल न्यू टैक्स रेजिम के लिए है। नंबर 2 कि ये केवल उस सोर्स ऑफ इनकम पे ही एप्लीकेबल है जिसमें स्पेशल रेट नहीं लगता है, या यूं कह लें कि ये केवल उसी सोर्स ऑफ इनकम पे एप्लीकेबल है जिसमें नॉर्मल टैक्स स्लैब का रेट लगता है, यानी कैपिटल गेन का जो इनकम होता है उस पर स्पेशल रेट लगता है। इसका मतलब ये 12 लाख या 12,75,000 का जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट है वो कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं लगेगा। यदि कैपिटल गेन टैक्स 4 लाख से अधिक होता है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स के रेट के हिसाब से टैक्स देने पड़ेंगे। इसका मतलब यदि 4 लाख तक कैपिटल गेन है या कोई और इनकम है तो आपको 0, लेकिन 4 लाख से अधिक जैसे ही कैपिटल गेन आपका इनकम बढ़ता है तो आपको नॉर्मल टैक्स स्लैब लगेगा। और नंबर 3 कि 12 लाख या 12,75,000 से ऊपर यदि आपकी इनकम होती है तो जो नॉर्मल टैक्स स्लैब्स हैं कि अप टू 4 लाख 0%, 4 से 8 लाख 5%, और इस क्रम में जो 7वां स्लैब है कि 24 लाख से अधिक 30%, वो अप्लीकेबल हो जाएगा। इसमें एक तीसरा कंफ्यूजन और शुरू होता है कि सामान्य तौर पे मान लें कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स 0 होगा, लेकिन यदि किसी की इनकम 12,05,000 रुपए हो गई, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट से 5,000 रुपए बढ़ गई, तो जैसे मैंने कहा कि जैसे ही थ्रेशोल्ड लिमिट से आगे बढ़ेगी उस पे नॉर्मल टैक्स स्लैब अप्लीकेबल हो जाएगा। इसका मतलब यदि हम कैलकुलेट करते हैं 12,05,000 का टैक्स तो देखते हैं कि 0 से 4 लाख तक 4 लाख से 8 लाख तक जो टैक्स लगेगा वो 5%, मतलब 4 लाख के जो डिफरेंस है उसमें 5% मतलब इसका 20,000 टैक्स लगेगा। और 8 से 12 लाख तक जो 4 लाख का गैप है उसमें 40%, 40,000 का टैक्स लगेगा। तो 12 लाख तक यहाँ 60,000 हो गए और हमारी इनकम 12,05,000 है, तो 5,000 पे जो है वो 15% का टैक्स लगेगा, यानी 750 रुपए। इसका मतलब टोटल टैक्स यदि 12,05,000 का कैलकुलेट करते हैं ये 60,750 रुपए आते हैं। ये सेस के पहले का, ये प्री सेस टैक्स है। इसका मतलब इस पर अप्लीकेबल सेस भी लगेंगे। अब कंपेयर कीजिए, 12 लाख यदि आपकी इनकम होती तो आपको 0 टैक्स लगता, लेकिन 12,05,000 यदि टैक्स हो गई तो आपको 60,750 रुपए टैक्स देने पड़ेंगे। ये अनजस्टिफाइड है। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन है मार्जिन रिलीफ का, जिसमें यह कहा गया है कि थ्रेशोल्ड लिमिट से जितना आपका इनकम बढ़ता है और उस इनकम के कारण जो टैक्स बर्डन आपके बढ़ते हैं, उस कंडीशंस में मैक्सिमम टैक्स बर्डन जो होंगे, जितना थ्रेशोल्ड लिमिट से इनकम बढ़ा है उससे अधिक नहीं हो सकता। इसका मतलब यदि आपकी इनकम 12,05,000 रुपए है तो इस पे जो टैक्स लगेंगे आपको वो केवल 5,000 ही लगेंगे, क्योंकि नॉर्मल जब कैलकुलेट करते हैं तो 60,750 रुपए होता है और थ्रेशोल्ड लिमिट से 5,000 होता है, तो इसमें से जो लोअर है वो लगेगा। इसका मतलब इस केस में आपको 5,000 टैक्स देने पड़ेंगे, प्लस जो अप्लीकेबल शेष हैं वो ऐड करने पड़ेंगे उसमें। यदि ये वीडियो आपको बेहतर लगे आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके जो क्वेरी जो वो भी पूछें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको पुश करें, ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। जब से न्यू टैक्स रेजिम आया, ये कहा जा रहा है कि न्यू टैक्स रेजिम में कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जनाब ऐसी बात नहीं है। न्यू टैक्स रेजिम में भी बहुत सारे डिडक्शंस और एग्जम्पशंस अवेलेबल हैं। आज हम चर्चा करेंगे उसी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस की जो न्यू टैक्स रेजिम में अवेलेबल हैं, और उसके हेल्प से हम 12 लाख से अधिक या 12,75,000 से अधिक यदि हमारी इनकम है तो हम उस परिस्थिति में अपनी टैक्स 0 कर सकते हैं।
इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूं, न ही मैं कोई टैक्स से क्लासेस चलाता हूं। मेरा इनकम टैक्स की छोटी छोटी बातों को कॉमन जो टैक्स पेयर है उस तक पहुंचाना, ताकि यदि उनके सामने कोई समस्या आए तो उनको कोई उलझन ना हो और उन समस्याओं से आसानी से निजात पा सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिडक्शंस, जो मैंने बताया कि न्यू टैक्स रिजीम में भी डिडक्शंस अवेलेबल है। सबसे पहला डिडक्शन जो न्यू टैक्स रिजीम में मिलता है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। एक चीज और बता दूं इसके आगे, इस पर आगे चर्चा करने के पहले, कि ये सारे डिडक्शंस वगैरह जो भी हम आज चर्चा करेंगे वो 1 अप्रैल 2026 से अप्लीकेबल हैं। सबसे पहला डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो सैलरी इनकम पे अवेलेबल है। सैलरी इनकम इनकम टैक्स के हिसाब से यदि आप एक्टिव एम्प्लॉय हैं तो वो सैलरी प्लस, यदि आप रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं तो पेंशन, यानी पेंशन और सैलरी दोनों पर ही आपको 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेंगे। दूसरा डिडक्शन है फैमिली पेंशनर को जो पेंशन मिलता है। फैमिली पेंशनर का सिंपल मतलब स्पाउस को, यानी जो एक्टिव जो एम्प्लॉय थे उनकी मौत के बाद, उनके डेथ के बाद उनके स्पाउस को जो पेंशन मिलता है वो फैमिली पेंशन कराते हैं। हालांकि ये फैमिली पेंशन जो है सैलरी के डेफिनेशन में नहीं आता है, ये अदर सोर्स में आता है, लेकिन फिर भी फैमिली पेंशनर्स को 25,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन या 1/3 ऑफ द टोटल फैमिली पेंशन, इन दोनों में से जो कम हो वो मिलता है। ये पूर्व में ये 15,000 थी, जो 1 अप्रैल 2026 से ये 25,000 रुपए हो जाएगी। तीसरा डिडक्शन है, यदि आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है, आपने उसमें रेंट लगाया हुआ है, तो आपको टोटल रेंट, एनुअल रेंट जो है उसमें 30% का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि 30% जो डिडक्शन मिलेंगे आपको, इस पे आपको कोई प्रूफ, कोई एविडेंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं देना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक जो है 30% आपको डिडक्शन मिल जाएंगे। उदाहरण के तौर पे यदि ये आपके कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें 20,000 रुपए की आपकी रेंट है, तो एक साल में 2,40,000, और 2,40,000 का 30% मीन्स 72,000 रुपये आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेंगे। इसका मतलब 2,40,000 में से 72,000 रुपये माइनस जाएंगे, और जो रिमेनिंग बचेगा वो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी। चौथा डिडक्शन है इनकम ऑन हाउस लोन। जब से न्यू टैक्स रिजीम आया, लोगों में एक भ्रांति आ गई कि अब हाउस लोन पे कोई डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। जो पहले 2 लाख रुपए हुआ करती थी, अब ये 0 हो गई। जनाब, ऐसी बात नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम में भी हाउसिंग लोन पे जो इंटरेस्ट आपको चार्ज हो रहा है उस पर डिडक्शंस मिलते हैं, लेकिन कंडीशंस वो है कि वो प्रॉपर्टी रेंटेड प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसका मतलब यदि आप सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी पर आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है, तो उस पर आपको कोई डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि कोई प्रॉपर्टी है जिसमें आपके रेंटेड इनकम आती है और वो प्रॉपर्टी आपने हाउसिंग लोन लेके बनाया हुआ है, तो उस केस में बिना कोई लिमिट के, कोई लिमिट नहीं है उस पर, अनलिमिटेड इंटरेस्ट जितना चार्ज करती है बैंक पर एनम, उतना आपको डिडक्शंस मिलेगी। पांचवा डिडक्शन है नेशनल पेंशन स्कीम में, जिसमें एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन जो है वो डिडक्शंस मिलता है। न्यू टैक्स रिजीम में भी पहले ये 10% था, अब इसको बढ़ाकर 14% कर दी गई है। अगला डिडक्शन है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये केवल अवेलेबल है स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए, जो स्पेशल पर्सन है, या यूं कहें जो हैंडीकैप पर्सन है, उनको मिलेगा। और ये एक्चुअल रिइंबर्समेंट, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो है जितना है, उस पर उसको डिडक्शन मिलता है। अगला डिडक्शन है मैच्योरिटी प्रोसीड ऑन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जब मैच्योर होता है आपका, तो उसमें जो भी प्रोसीड होती हैं वो सारी प्रोसीड एग्जेम्प्टेड होती हैं, उसमें कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ता है। अगला है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग। लोग का कहना है कि न्यू टैक्स रिजीम में अब सेविंग बैंक पे कोई डिडक्शंस नहीं मिलता है, जो पहले सेक्शन 80TTA में मिला करती थी। लेकिन जनाब, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बावजूद जो पोस्ट ऑफिस में यदि आपके सेविंग बैंक हैं, तो 3,500 रुपये तक आपको कोई टैक्स, या यूं कह लें वो अमाउंट जो है 3,500 रुपये तक, वो डिडक्शंस होंगे टोटल इनकम में से। दूसरा है इनकम फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस और एग्रीकल्चर इनकम। ये दोनों ही इनकम जो है, ये दोनों ही एग्जेम्प्टेड इनकम है, मतलब इस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जब आप इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हैं, तो उसमें पहले ये इस इनकम को दिखाना पड़ता है। फिर जब टैक्स कैलकुलेट होता है, तो ये इनकम हटा के जो इनकम है उस पर टैक्स कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट ऑन
पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि, इस इन दोनों पे जो इंटरेस्ट मिलते हैं वो जनाब एग्जेम्प्टेड होते हैं, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है, ये टैक्स एग्जेम्प्टेड है। गिफ्ट अप टू 50,000 रुपए, यदि 50,000 रुपए तक का किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया है आपकी शादी में, आपके बर्थडे में, आपके एनिवर्सरी में, तो वो जो है नॉन टैक्सेबल है, वो एग्जेम्प्टेड इनकम होंगे। और आखिरी में दो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिडक्शंस हैं, एक है ग्रेचुटी अमाउंट, एक है लीव इनकेसमेंट। जब आप रिटायर करते हैं या इसको टेक्निकली कहा जाता है ग्रेचुटी कम डेथ रिटायरमेंट बेनिफिट, इसका मतलब या तो आप रिटायर कर रहे हैं सुपरन्यूएशन पे, या रिटायर होने के पहले टैक्स पे ये उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस पर जो अमाउंट मिलता है ग्रेचुटी अमाउंट, वो 20 लाख रुपए तक, यदि आप अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा आपको, एग्जेम्प्टेड है। लेकिन यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो ये 20 लाख जो है ये अनलिमिटेड लिमिट है। उसी हिसाब से लीव इनकैशमेंट के केस में, यदि आप रिटायरमेंट के टाइम जो लीव इनकैशमेंट होता है, आप अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो 25 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मतलब ये इनकम जो है एग्जेम्प्टेड है। लेकिन यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो ये ग्रेचुटी और लीव इनकैशमेंट दोनों ही जो इनकम है वो अनलिमिटेड अमाउंट तक एग्जेम्प्टेड है। लीव इनकैशमेंट में एक बात जानने के लायक है, मैंने बताया कि रिटायरमेंट के समय जो आपको लीव इनकैशमेंट मिलता है, उस लीव इनकैशमेंट पे अप टू 25 लाख यदि आप अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो टैक्स एग्जेम्प्टेड है। लेकिन यदि आप ड्यूरिंग सर्विस आप एलएफसी वगैरह अवेल करने के लिए लीव इनकैश कराते हैं, उसमें जो भी अमाउंट बनता है वो अमाउंट टैक्सेबल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी और अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी। फ्रेंड्स, तो ये भ्रांतियां जो हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में कोई एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस नहीं मिलती है, मुझे लगता है ऐसी बातें नहीं है। हो सकता है ये जितने हमने डिडक्शन एग्जेम्पशन बताए आपको दो चार ही एप्लीकेबल हो, किसी को ये एप्लीकेबल हुआ, किसी को वो एप्लीकेबल हुआ, लेकिन जनाब ये कहना बिल्कुल गलत है कि न्यू टैक्स रिजीम में कोई डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस अवेलेबल नहीं है। थैंक यू।